जय हिंद दोस्तों। आज के दिन मैं पिछले शायद परसों से ये मामला देख रहा हूं कि एक कॉमेडियन है वीरदास। उनकी एक कविता जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है, शोर मचा रखा है, और इस तरीके से मामला है कि पुलिस में केस हो चुका है, उसे गद्दार कहने लग गए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और ऐसे ऐसे। और पूरा देश जो है इस मामले में दो पार्ट्स में बटा हुआ नज़र आ रहा है कि एक पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि वीरदास गद्दार है, उस पर मुकदमा चलाया जाए। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि वीरदास के ऊपर मुकदमा चलाओ, जेल में डालो, यहाँ तक कि फांसी तक की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे इस बात के समर्थन में आ चुके हैं कि वीरदास ने जो कहा वो भारत की सच्चाई है। अब मामला यहाँ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन रख रहा है, और सच्चाई का एक पहलू जो हमेशा ये गायब हो रहा है और अलग अलग डायमेंशंस में जैसे मैं डिस्कस करता हूं, उस चीज़ को डिस्कस करने से लोग या तो बच रहे हैं या कर नहीं पा रहे, और पॉलिटिक्स उसमें ढूंढ रहे हैं, या तो अपना राजनीति के तौर पे अपनी नाक बचा रहे हैं, या राजनीति करने के लिए दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और आम जनता जो है वो खुलकर बटी हुई है, उसको एक डायमेंशन नहीं मिल पा रही कि वो असलियत में सोचे क्या। वीरदास ने जो बोला वो गलत है, सही है। वीरदास ने जो बोला, जहां बोला वो गलत है या सही है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों आप मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखो, अगर गाली बकने का मन हो या कुछ भी हो तो पहले मैं जो चीज़ कहना चाहता हूं उसे सुने, समझें, कहें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि मेरी एक सिंपल फिलॉसफी है, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। हम सिर्फ ना किसी से दोस्ती रखते ना बैर रखते, जो सही है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपना अपना ओपिनियन खुद डेवलप करेंगे कि असलियत में हमारा मामला क्या है या हमें किस डायमेंशन में सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट भारत का उद्धार करना है, भारत का भला करना है, भारत के बारे में सोचना है। ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सगे, ना ही हम किसी व्यक्ति के सगे, ना ही हम किसी जाति के सगे। मैं ना किसी धर्म का सगा, किसी का सगा नहीं। इवन अगर मेरे देश के लिए मेरे घर वाले भी अगर कुछ गलत बोलेंगे तो मैं उनकी कमी निकालते हुए भी देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट फोकस देश है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, कुछ भी, इस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना मेरा इससे कोई लेना देना है। आप लोगों की भावना अपने पास रखें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सच्चाई है वो कहूँगा, सुनने की हिम्मत हो तो सुनिए, वरना वीडियो के ऊपर स्किप करने का निशान है, दूसरा वीडियो देख लीजिए। टिकटॉक के अंदर बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे लड़के बहुत सारी उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं, शरीर दिखा के अपने व्यूज़ कमा रहे हैं या बकवास करके व्यूज़ कमा रहे हैं, जाके उसे देखो। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के आगे कुछ नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। अब मामला है जो उसे समझिए कि असल में मामला क्या है। दोस्तों, अगर हम मामले की बात करते हैं तो सबसे पहले मामला एक कॉमेडियन वीरदास का है। और ये जो वीरदास कॉमेडियन है ये एक कविता गा रहा है। उस कविता के अंदर दो भारत की बात की गई है, जिसमें एक भारत को बड़ा महान और दूसरे भारत को बहुत ही बर्बाद या यूं कहें कि खराब दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। तो आज उसी का थोड़ा सा अगर उनकी लाइनों को देखें, मैं उस भारत से आता हूं जहां बच्चे एक दूसरे का हाथ में मास्क भी पहनकर खड़े होते हैं, हाथ भी मास्क पहनकर पकड़ते हैं, लेकिन नेता बिना मास्क एक दूसरे के गले लगते हैं या लगाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एक कटाक्ष है बेशर्मी वाला कि जब हम अप्रैल के अंदर, ये कटाक्ष है नेताओं की बेशर्मी पर, नेताओं की बेशर्मी पर कटाक्ष है कि जब अप्रैल के अंदर हिंदुस्तान बीमार पड़ा हुआ था, हालात खराब थे, भोंडे बहुत ही भद्दे और भोंडे तरीके से हमारी सरकार ने और विपक्ष ने, यानी इन सभी नेताओं ने पश्चिम बंगाल से लेकर उसके साथ होने वाले जितने चुनाव हैं सब पूरी ताकत से लड़े। किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, याद कीजिए। उसके बाद आगे यहां पर मैं उस भारत से आता हूं जहां IQ 9000 है। यहां मुझे ये जो वीरदास है इसी का IQ कम लगा
उसका आईक्यू कम इसलिए लगा कि छतों पर लेटकर रात को तारे गिनना एक आराम का काम है, और यहीं से हम एस्ट्रोलॉजी से लेकर दूसरी चीजों को डेवलप करते हुए भी नजर आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। तो सवाल यह है, यहां इस कॉमेडियन का खुद का आईक्यू कम लगा, हमारा भले ही 9000 है लेकिन उसका खुद का आईक्यू कम लगा, जो अपने इस परंपरा को कहें या एक शांति प्रिय समय को कहें जो हम छत पर बिताते हैं परिवार के साथ, या एक बहुत ही शांत रहकर बिताते हैं जो मेडिटेशन का भी एक पार्ट है, इसने खुद के ऊपर कमी दिखवा ली कि हम छत पे लेटकर तारे गिनते हैं। बुराई क्या है? नक्षत्र पूजा भी होती है, नक्षत्र ज्ञान भी है, नक्षत्रों के साथ सब कुछ है। और जो आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहां आर्यभट्ट से लेकर नागार्जुन से लेकर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स यहीं से निकल कर आए हैं। तो आप इस पर कटाक्ष करने के बाद अपने ज्ञान की कमी को दिखा रहे हैं। तीसरी एक लाइन अगर आप देखते हैं यहां पर दोस्तों, तो इस तीसरी लाइन की भी बात यह है, मैं उस भारत से आता हूं जहां दिन में औरतों की पूजा करते हैं, रात को उनका गैंगरेप हो जाता है। यहां इसको मैं समर्थन करता हुआ नजर आऊंगा कि हमारे देश के अंदर ऑब्वियस सी बात है, असलियत में औरत के सम्मान को आज के दिन राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक गैंग रेप पीड़िता केस को रात को 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाता है। रात को 2 बजे जब अंतिम संस्कार हमारे देश में किया जाता है, तो कटाक्ष तो बनता है उसके ऊपर, उस विरोध को, उस व्यवस्था के विरोध को जिसने वो किया, जिसकी सरकार में हुआ, या जिन अधिकारियों ने रात को 2 बजे गैंगरेप किया, रात को 2 बजे समस्या क्रिएट हुई, उसके ऊपर आरोप लगाना बनता है, उसको घसीटना बनता है। कहाँ घसीटना चाहिए कहाँ नहीं, इस वीडियो को मुझे मेरे उसमें कमेंट लिखने से पहले 10 बार सोचिएगा और आखिरी तक सुन लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सब में जो जो कमी है, मेरा काम है उसको बताना। मैं उस चीज का हमेशा विरोध करूंगा जहां एक लड़की का अगर रेप हो जाता है तो उस रेपिस्टों की जाति वाले उस रेपिस्ट लड़कों के समर्थन जुटाने के लिए नेतागिरी करते हैं और उनके पक्ष में हवा बनाने के लिए बैठक बुलाते हैं। शर्म उन नेताओं को भी आनी चाहिए और शर्म उन मीडिया वालों को भी आनी चाहिए जो यहां पर अपने अपने दलों के पक्ष में और विपक्ष में मनगढ़ंत कहानियां बना के, ऊटपटांग हरकतें करके किसी भी तरीके से पब्लिक ओपिनियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैं इस देश में आता हूं जहां यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता विराज्यते, समथिंग एक जो कहानी हमारे प्रधानमंत्री, एक दोहा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, एक बात कहते हैं प्रधानमंत्री, वहीं पर अगर गैंग रेप पीड़िता को रात को 2 बजे फूंक दिया जाए ना, तो हमें हमारे परिवार की महिलाओं की चिंता हो जाती है कि यदि वो भी इस तरीके से हैं और उनका भी अगर गैंग रेप हो जाता है तो पुलिस क्या उस लड़की को न्याय देने की जगह उसे रात को 2 बजे फूंक देगी? सोचने वाली बात है। अब आगे आ जाओ भाई, मेरा काम है, मैं लोकतंत्र में रह रहा हूं, मेरा काम है हमारी व्यवस्था के खिलाफ, हमारी व्यवस्था में जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना। मैं उस भारत से आता हूं जहां ट्विटर पर बॉलीवुड को लेकर बट जाते हैं, लेकिन थिएटर के अंधेरों में ये ठीक है, ये बात सही भी है। पद्मावत से लेकर कितनी मूवीज के ऊपर हम लोग बटे हुए नजर आए। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, मर्द पत्रकार एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं और महिला पत्रकार सड़कों पर लैपटॉप लिए बैठी हैं, सच्चाई बता रही हैं। अब कटाक्ष है मीडिया के ऊपर, मीडिया भड़क सकती है, उसका पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया को अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए कि असलियत में क्या मीडिया वही है जो हमारे पत्रकार जो बट चुके हैं, पत्रकारिता खत्म हो चुकी है और ये टीआरपी की दौड़ में ऐसे गधों को, बेवकूफ़ों को मामले को सामने लेकर आ रहे होते हैं, ऐसे गधों को और बेवकूफ़ों को पत्रकार के नाम पे सामने लेकर आ रहे हैं जो वास्तव में भड़काऊ भाषा का प्रयोग करके या बहस को भड़काऊ तरफ ले जाकर, लोगों को भड़काने की तरफ ले जाकर
टीआरपी बढ़ाने के खेल में अपने पैकेज बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। और ये मीडिया जो है ये कैपिटलिस्टों के दबाव में आ चुकी है, पूंजीवादी उनको खरीद चुके हैं और अपने अनुसार जानबूझकर ऐसी बहस करवाई जाती है और बहस के दौरान ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है जो कि बहस को बहस की तरह कम और डिस्ट्रैक्शन की तरह ज्यादा करते हैं, शोर मचाते हैं, गाली देते हैं, हो हल्ला करते हैं, एक दूसरे को कपड़े फाड़ के बात कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे। और कई पत्रकार तो ऐसे हैं जो कई कई दिन तक केवल और केवल किसी विधायक की अगर लड़की भाग जाए तो उसके ऊपर ये बहस करते हैं कि लड़की भाग गई, सही था या गलत था। लड़की के अरमानों और बाप के अरमानों को समझने की ये कोशिश नहीं करते और जानबूझकर अपना मामला वहां पर थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसके बाद उससे ज्यादा इस पत्रकारिता की बेशर्मी खुद समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। उस पत्रकारिता की बेशर्मी सोचने की कोशिश कीजिए। 1 महीने तक ये लोग सुशांत सिंह राजपूत को कहानियों की तरह बरगला रहे होते हैं और उसके बाद आर्यन वाले केस में 2 घंटे तक किसी फिल्म स्टार के लड़के का नाम लेने से कतरा रहे होते हैं। यही पत्रकार है ना, कितनी बुरी तरह पार्टियों के नाम पर बटे हुए हैं और आपकी विचार को किस तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं। आपकी जो अपना एक विचार है, ओपिनियन है, ओपिनियन का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, यही पत्रकारिता है। तो भोंडी पत्रकारिता जो आज के दिन है उसके ऊपर कटाक्ष है। और रही बात महिला पत्रकार, देखो भाई सीधी सी बात यह है, हम जिस पत्रकारिता को बचपन में देखते आए हैं उस पत्रकारिता के अंदर इस लेवल की पत्रकारिता होती थी जो जेन्युइनली नॉलेज रखती थी, उनका एक इंटेलेक्ट लेवल होता था और कहीं ना कहीं भले ही वो भारतीय नारी का हो या किसी भी फॉर्म में बहुत तरीके से खबरों को सुनाती थी, पत्रकारित खबरों को बता देती थी और उसके बाद जो बहस भी होती थी बड़ी शालीनता के साथ होती थी। लेकिन आज के दिन जिस तरीके की भड़काऊ बहस होती है, दिखावा ज़्यादा है, कंटेंट पे कम और चेहरे और बालों पर ज्यादा काम हो रहा होता है, ऐसी पत्रकारिता पे थू है। आगे मैं बिल्कुल इस मामले में समर्थन में हूं कि जो भी इसने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की पत्रकारिता बर्बाद है। आगे अब जहां मैं उस भारत से आता हूं जहां हमारी हंसी की खिलखिलाहट हमारे घर की दीवारों के बाहर तक आप सुन सकते हैं, मैं उस भारत से आता हूं जहां कॉमेडी क्लब की दीवारें तोड़ दी जाती हैं और उसके अंदर हंसी, जब उसके अंदर से हंसी की आवाज आती है। यहां मैं इस कॉमेडियन के विरोध में खड़ा हूं क्योंकि यदि आप किसी धर्म विशेष के विरुद्ध अगर आप कटाक्ष करते हैं, चाहे वो कौन सा वो लड़का था इंदौर वाला जिसको पीट पाट दिया था, और खुलकर उसके आराध्यों का मजाक उड़ाते हैं और सरकार या जो क्या नाम है पुलिस से लेकर प्रशासन चुप बैठा हुआ हो, तो लोग जब यहां पर अड़ जाएं तो ये प्रशासन की गलती है, ना कि उन लोगों की। क्योंकि अगर एक पक्ष की भावनाएं भड़कती हैं तो भावनाएं आजकल दूसरे पक्ष की भी भड़कने लग गई हैं। सरकार को चाहिए कि दोनों पक्षों को सुझा बुझा के रखे, शांत करके रखे और कोशिश करके रखे कि किसी भी तरीके से एक वर्ग विशेष के पक्ष में खड़ी हुई ना दिखे। अगर कोई राम और सीता का मजाक उड़ाता है तो उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाए, यदि कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है तो उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाए। पॉलिटिकल प्लस माइनस ना देखे जाएं, ये उम्मीद की जाती है। जहां प्रशासन और सरकार सत्ता पॉलिटिकल प्लस माइनस देखेगी, राजनीति के नफा नुकसान देखेगी, वहां पर कभी भी ऐसी हरकतें होती रहेंगी। कटाक्ष ठीक है, लेकिन आप ऐसे कॉमेडियंस को भी नहीं बख्श सकते जो कॉमेडी के नाम पर किसी के आराध्य को का इस भोंडेपन से मजाक उड़ाए कि कुछ कहने की हद नहीं। और इसमें सरकार की कमी भी है कि जिसने मजाक उड़ाया उसके ऊपर पहले से एफआईआर क्यों नहीं करी। क्योंकि अगर लोग आते हैं तो लोग कानून के अनुसार कम और भीड़ तंत्र के अनुसार ज्यादा काम करते हैं। यहां में हमारे में से हमें एक दूसरे के आराध्यों का, हमें एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी पंथ का हो, हमें उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, वरना जिस तरीके से पब्लिक भड़कती है तो ये इन लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। और यहां पर ये अधूरी बात आप कह रहे हैं, पूरी बात ये है कि यहां कॉमेडियन भी अगर किसी के आराध्य का मजाक उड़ाए और वहां बैठी हुई जनता उस पर हंसे, तो जनता को भी ऐसी बातों पर हंसने का अधिकार नहीं है जिसमें मजाक उड़ाया जाए।
क्योंकि अगर मेरा विश्वास है और आप उस विश्वास के ऊपर हंस रहे हैं तो आप निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे आराध्यों के भी मजाक उड़ाऊं, और यदि ऐसा होगा तो समाज के अंदर वैर द्वेष बढ़ेगा, क्योंकि हंसने वाला भी परफेक्ट नहीं, हंसाने वाला भी परफेक्ट नहीं, कमियां दोनों में हैं। अपने गिराबान में झांका जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आगे अगर आप देखते हैं, मैं उस भारत से आता हूं जहां बड़ी आबादी 30 साल से कम की है, लेकिन 75 साल के नेताओं के 150 साल पुराने आइडिया। मुझे एक बात समझ लीजिए, यहां ये जो कॉमेडियन है इसकी बुद्धि थोड़ी कम नजर आ रही है कि जो आइडिया है, जिस आइडिया की ये बात कर रहे हैं, उस आइडिया में अगर प्रिंसिपल्स हों और उन प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता दीजिए। 75 साल के नेता का मतलब तजर्बा है, और अगर आप 30 साल की बात करते हैं तो भाई सीधी सी बात ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमेडियन है इसका जो मानसिक स्तर है वो कंपैरेटिवली कम है, और ये उस अनुभव को नहीं समझ पा रहा जो 75 साल के वृद्ध नेता के पास होगा। 30 साल के युवा को प्रधानमंत्री बना देंगे तो यकीन मानिए 30 साल के नेता को 75 साल तक पहुंचने के लिए 45 साल का अनुभव चाहिए, और जो 45 साल का अनुभव है वो केवल इलेक्शन जीतने में कम और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में ज्यादा होता है। वरना 30 साल के लड़के को या 21 साल के लड़के को सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाए तो मामला खराब रहेगा। और रही बात ये कॉमेडियन, भाई ये जो वीरदास जी हैं, ये सोच कर देखें कि जितनी धार इनकी कॉमेडी के अंदर लगभग 40 की उम्र के आसपास पहुंच के आई, क्या इतनी धार इनकी कॉमेडी के अंदर जब ये 19-20 साल के थे तब भी थी, या आज के दिन इनका जो अनुभव है वो मायने रखता है? 75 की उम्र का नेता अक्सर अपने साथ अनुभव यानी एक्सपीरियंस लेकर चलता है। और एक बात याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस और जोश, इन दोनों से मिलकर ही देश चलता है। अगर जोश नहीं तो भी किसी काम के नहीं, और होश नहीं तो भी किसी काम के नहीं। होश के साथ जोश, इसीलिए ये लीड करे, ये वर्क करे, यानी ये एग्जीक्यूट करे तो ही कामयाब होंगे। एक्सपीरियंस, एक इंसान की लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं इसकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। सुनने समझने में बहुत अच्छा है कि युवा नेता, भाई कोई हीरो थोड़ना है जो 20 साल का लड़के को आप हीरो बना दोगे और वो उछल कूद करके दिखाएगा। व्यवस्था बनाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए एवरीवन नीड्स एक्सपीरियंस, एक तजर्बा चाहिए। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस यानी तजर्बा नहीं है तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा से अच्छे काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और यही रीज़न है, एक्सपीरियंस से ही आपके काम करने के अंदर शाइन आती है, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जोश में कभी काम नहीं होता। इसलिए यहां पर यह कॉमेडियन के अंदर खुद में बुद्धि कम नजर आई और इसीलिए इसे सिर्फ तालियां बटोरनी थी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, 30 का युवा 75 का नेता, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है। वरना जो बाप बनता है बंदा 20 साल की उम्र के अंदर बाप, या 25-30 साल की उम्र में अगर बाप बन चुका है तो 30 साल की उम्र वाले को 1 साल के बच्चे को वहीं छोड़ देना चाहिए। वो क्यों सिखा रहा है उसको 20 साल की उम्र तक? 20 साल की उम्र तक जीवन में, जिंदगी में रहना सिखा रहा है, और 20 से लेकर 40 की उम्र तक, वो जो 75 साल जब तक हो चुकी होती है तब तक वो अपनी अगली जनरेशन को ट्रेन कर रहा होता है। आप अगर व्यवस्था को नहीं समझ रहे तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई अधिकार नहीं है, और अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो उस क्रिटिसिज्म को सुनिए। उसके बाद आ जाते हैं, मैं उस भारत से आता हूं जहां पीएम से जुड़ी हर सूचना दी जाती है लेकिन पीएम केयर्स की कोई सूचना नहीं दी जाती। यहां पर इसे शाबाशी मिलेगी कि हाँ भाई तूने बिल्कुल ठीक काम किया है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, आपके पास बोलने का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने पीएम केयर्स फंड में जो पैसा इकट्ठा किया उसका ऑडिट रिपोर्ट कहां है, वो कहां इस्तेमाल हुआ, कहां नहीं हुआ। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने उस पैसे को इधर से उधर किया हो और कहीं ऐसी जगह खर्च किया हो जिससे आपका या आपकी पार्टी का फायदा हो रहा हो। आंख मूंद कर हम नहीं बैठ सकते। यहां पर ये ठीक नजर आ रहा है कि पीएम केयर्स फंड का जो ऑडिट वगैरह है वो कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर सवालिया निशान बनता है। लेकिन उसके आगे मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां औरतें साड़ी पहनती हैं, उसके बाद भी एक जीवन भर का ये एक रूढ़िवादी समाज, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की बात आप कर रहे हैं।
लेकिन जहां आप कर रहे हैं, जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, वहां की अगर आप बात देखे जाए तो वहां पर ब्लैक लाइफ मैटर्स की बात हो रही है। और अगर आप ब्लैक लाइव्स मैटर की बात हो रही है कि भैया काले लोगों की भी जिंदगी है, उन्हें बख्श दो, क्यों मार रहे हो, कुत्तों से क्यों कटवा रहे हो, और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली क्यों चला रहे हो, तो अगर आप जिस समाज के सामने भारत की शिकायत करने जा रहे हैं, क्या वो समाज इस लायक है कि वो रेसिज्म से ऊपर उठ चुका है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यही वो गौरी कौम है जो अपने बाहर बोर्ड लगाती थी, मिस्टर वीर, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और आप उन रेसिस्टों के सामने जाकर इंडिया की जब बुराई कर रहे हो। और हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी भले ही है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वांट्स रिफॉर्म्स। जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, जो रूढ़िवादी समाज है, उसमें सुधार करने होते हैं, और सुधार पड़ोसी के घर जाकर नहीं किए जाते, पड़ोसी के घर जाकर अपनी कमियों की शिकायत करके नहीं किए जाते। उस सुधार के लिए अपने घर में रहकर संघर्ष करके ही आगे कुछ किया जा सकता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां शाकाहारी होने पर, और रही बात किसानों की, बहुत इमोशनल, तो यहां पर आपने इतना डेवलप कर दिया कि कुछ कहने की हद नहीं। जबरदस्त इमोशंस हैं यहां पर कि किसानों को कुचला जाता है, लेकिन क्या सच में सारे किसान, या क्या सच में किसान यहां पर हैं जिन्हें कुचला गया, या फिर वो मंडी के अंदर बैठे हुए दलाल हैं जिनकी रोजी रोटी नए एपीएमसी कानूनों से खतरे में आ रही है, या फिर उन किसानों को भड़काने वाले नेता हैं जो मजदूरों को यहां बिठा रहे हैं और वहां किसान परेशान है। जब तक आप इस व्यवस्था को नहीं समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या उन किसानों के पीछे कहीं किसानों के भेष में खालिस्तानी या कोई फॉरेन कंट्री सपोर्टेड सेपरेटिस्ट ग्रुप तो नहीं बैठा हुआ जो देश को बांटने का काम कर रहा है। यहां आपने सस्ते तालियां बटोरने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर उंगली उठाई है जो कि कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकार मांगे नहीं मान रही। और कहां डंडे बरसाए गए जरा बताइएगा, और अगर डंडे बरसाए गए हैं तो क्या उसके अंदर असामाजिक तत्वों को लाल किले के ऊपर झंडे फहराने का और आईटीओ के ऊपर ट्रैक्टर से तांडव मचाने का हक दिया जा सकता है? और अगर यहां पर डंडे बरसाती हुई आपको पुलिस दिखाई दी, तो क्या आपको वो पुलिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या फिर पुलिस के पेशेंस को देख सकते हैं कि आईटीओ के ऊपर तांडव मच रहा है, लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराने वाली जगह के ऊपर धार्मिक चिन्ह लगाए जा रहे हैं और पुलिस चुपचाप बैठी हुई नजर आ रही है। यहां मुझे ऐसा लगता है सस्ती तालियां बटोरने के लिए विदेशी भूमि पर भारत के ऊपर आपने कालक पोती है। शोर तो यहां है, देखो कमी भी है, खूबी भी है। कमी कहां है, खूबी कहां है, उसे जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप वास्तविक पुरुष नहीं बन सकते। वास्तविक पुरुष मतलब वास्तविक मनुष्य की पहचान यही है, वास्तविक मानव की पहचान यही है जो सही को सही, गलत को गलत कहे और सही और गलत की पहचान करे। हमारी कोशिश यहां पर यही है कि हम सही और गलत की पहचान करें। इसी तरीके से आगे मैं उस भारत से आता हूं जहां सैनिकों को समर्थन देते हैं, लेकिन उनकी पेंशन, जब तक उनकी पेंशन की बात नहीं की जाए, अब सवाल यही है, पेंशन के अपने नियम हैं, कानून हैं, उन नियम कानूनों के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए तो मामला उसी हिसाब से सेटल हो जाएगा कि पेंशन के नियम क्या हैं और सब चीजें क्या हैं। ये एक ऐसा है जो इमोशनल तो है, लेकिन अब ये एक बहस का विषय है कि किस हिसाब से पेंशन, किस बेस पर, किस पे स्केल पर पेंशन होनी चाहिए। उस पे स्केल पर पेंशन हो जहां से उस सिपाही ने छोड़ा है, या उस पे स्केल पर पेंशन हो जो उसके 10 साल या 20 साल बाद भी किसी को मिल रहा है। यही एक बहस है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं उस भारत से आता हूं जो चुप नहीं बैठेगा, उस भारत से आता हूं जो बोलेगा भी नहीं। अब चुप नहीं बैठेगा, शोर मचाएगा, बोलेगा भी नहीं, ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है, आप बोल सकते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो हमारी बुराइयों की बात करने के लिए कोसेगा, और जो भी है आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें मोटिवेशन फॉर्म में बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल इससे एक आगे का है जो मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूं। असलियत में ये जो देश है ना दोस्तों, देश हमारा घर है। अपने घर के अंदर से देखिए, क्या आपके घर के अंदर हर चीज परफेक्ट है? तो आंसर मिलेगा, हर घर के अंदर हर चीज कभी भी परफेक्ट नहीं मिलती। मान लिया आपकी वाइफ या आपके बच्चे, या आपकी वाइफ, बच्चे, मदर या आपके पेरेंट्स, कोई मान लिया घर के अंदर साफ सफाई नहीं रखते, या आपकी कमियां निकालते हैं, कलेश करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो अब आप क्या अपने घर के
को, घर की उन बुराइयों को देख के क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों। एक, आप दूसरे के घर जाओगे, यानी दूसरे पड़ोसी के घर जाओगे और पड़ोसी के घर जाकर उसके सामने अपनी बुराइयां करना शुरू कर दोगे। यार मेरी माँ ऐसे करती है, मेरा बाप ऐसे करता है, मेरी बीवी ऐसे करती है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। या फिर समझदार इंसान का दूसरा ऑप्शन यह है, अपने घर में सुधार के प्रयास करोगे, सुधार के प्रयास करोगे। दो में से बेवकूफ, गधा, नालायक, इडियट कौन है जो पड़ोसी के घर में जाकर अपने घर की बुराई करेगा? वो पड़ोसी इस चीज का फायदा उठा सकता है। वो हो सकता है आपकी बताई हुई बातों को आपकी वाइफ को, माँ को, बच्चों को, भाई को, सबको बताए, या अपनी पॉलिटिक्स करे और आपके घर के अंदर आग लगाना शुरू कर दे। जब जब आप अपने घर की बुराइयां आपके पड़ोस के अंदर करोगे तो पड़ोसी को आपके घर में इंटरफियर करने का मौका मिलता है। वो जानबूझकर आपके परिवार के अलग अलग लोगों से अलग अलग बातचीत करेगा, आपके परिवार में चौधरी बनेगा, आपके घर के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करेगा, और हो सकता है उसका अपना कोई फायदा हो, उस अपने फायदे को आपके घर के अंदर पूरा करेगा। और अगर उसका कोई फायदा नहीं भी है तो कम से कम आपके घर को पिछड़ा रखने में, कमजोर रखने में, गरीब रखने में, आपके घर के सदस्यों को आपस में लड़ाई करवाए रखने में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या यूं कहेंगे कि वो ऐसा ही करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देश को भी घर मानते हैं तो घर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप दुनिया के हर देश में हर जगह पर बुराई है, हर देश में हर कहीं पर कमियां हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया के हर देश में हर जगह पर कमियां हैं, लेकिन समस्या यहां पर यह आ जाती है दोस्तों कि क्या उन कमियों को, क्या भाई अगर आप अमेरिका को देखें, क्या वहां पर रेप नहीं हो रहे? दुनिया में सबसे ज्यादा रेप ही अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे हैं। अभी आप रिपोर्ट उठाकर देखिएगा, ब्रिटेन के अंदर स्कूल की लड़कियां कह रही हैं शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जहां किसी लड़की को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने के लिए मजबूर ना किया जाता हो। क्यों भाई वीरदास? अगर वहां लंदन के ऐसी कहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं और लंदन की लड़कियां और बीबीसी न्यूज़ चैनल वाले इस तरीके की न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइफ मैटर्स के कई कई महीनों तक मामले चल रहे हों और एक दूसरे को गोली मारी जा रही हो, और उसके बाद ग्वांतानामो बे जैसी बे बनाई जाए और उसके अंदर जानबूझकर हिंदू मुसलमान, खासकर जानबूझकर मुस्लिम जो भी लड़के हैं या लोग हैं जो कि जिनके ऊपर थोड़ा सा भी शक है, उनको उठाकर 20-20 साल के लिए जेल में रखा जाए, तो क्या है भाई ये? आप उस देश में जाके इंडिया की बुराई कर रहे हैं। बोलिए, अगर आप वहां जाके बुराई कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप असलियत में केवल और केवल तालियां बटोरना चाहते हैं और देश के ऊपर देश की कमियां भले ही हैं या नहीं हैं, लेकिन कीचड़ उछालना चाहते हैं, वो भी ऐसे लोगों के सामने जिन्होंने हिंदुस्तान को स्नेक चार्मर्स का कंट्री प्रमोट किया। वो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान को एक स्नेक चार्मर्स या सपेरों के देश के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और आप जैसे लोग जाके जब वहां बोलते हैं तो उसका मतलब यही तो होता है। कमियां निकालना अच्छी बात है, देश की जितनी कमियां हैं उनके ऊपर उनको निकालना अच्छी बात है, लेकिन मेरी शिकायत अगर मेरे घर में है तो मेरी शिकायत मैं अपने परिवार के सदस्यों से करूंगा, उनसे लड़ूंगा, उनसे बहस करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, उनके साथ आर्ग्यू करूंगा, उनके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पड़ोसी को मैं हमेशा अपने घर की परफेक्टनेस दिखाऊंगा, यार भाई साहब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, ताकि पड़ोसी कम से कम मेरे घर के अंदर इंटरफियर ना करे और मेरे सभी परिवार वाले जो हैं और मेरे सभी परिवार वाले सुखी रहें। क्योंकि दूसरे का इंटरफियर कभी घर के इंटरनल मैटर्स या पर्सनल मैटर्स में कभी भी नहीं हो सकता। और मिस्टर वीरदास ने जो कहा है वो असलियत में यही है मामला, कि असलियत में उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने व्यवस्था के ऊपर जो टिप्पणी करनी चाहिए, जो सिस्टम के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, वो देश के अंदर खड़े रह के, संसद में, सड़क पे, कैसे भी खड़े रहकर आरोप लगा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर या इंटरनेशनल या किसी दूसरे देश के किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इस तरीके का कोई आरोप लगाते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों के सामने इमेज खराब होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप अपने घर की कमियों को पड़ोसियों के घर जाकर बोलते हैं तो और पूरे पड़ोस को आपके घर की कमियां पता होती हैं, तो आज आगे से आपके घर की इमेज खराब होती है और जो होने वाले काम होते हैं देश के वो भी नहीं होते, और घर के ऊपर एक अजीब सा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। मोहल्ले के अंदर जाएंगे, हर जगह पर अपने परिवार की बदनामी और बुराई अगर सुनेंगे तो आने वाले समय में पॉसिबली आपका पूरे का पूरा घर ही डिप्रेशन में चला जाए कि पूरी दुनिया अगर मेरे को निकम्मा, नकारा, नालायक या इस तरीके के कुछ शब्द इस्तेमाल कर रही है तो शायद हम हैं।
इंडिया को पिछले 70 साल में बहुत मेहनत से, मजबूती के साथ, बहुत एफर्ट्स के साथ इस लेवल पर लाया गया है जहां पर हम दुनिया के अंदर अपना दबदबा बना पा रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों की कारस्तानियां जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर केवल और केवल सस्ती तालियां बटोरने के चक्कर के अंदर आप हिंदुस्तान की बुराइयां और जिनमें से मैक्सिमम चीजों को आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि असलियत में उनके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका इंटेलेक्ट लेवल इस लेवल का है कि आप उन चीजों को समझ पाए कि छत पे तारे गिनने का फायदा क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया जब ये इंटरनेट से लेकर जीपीएस नहीं था तो इन तारों की शिक्षा के दम पर ही डायरेक्शंस फिक्स करती थी और आगे बढ़ती थी। आज भले ही इन लोगों को तारों की बात नहीं पता क्योंकि जेब में जीपीएस है, लेकिन एक बार इस जीपीएस और मोबाइल को छोड़कर किसी पर्वत के ऊपर जाकर देखें या फिर किसी घाटी में जाकर देखें या रेगिस्तान के बीच में जाकर देखें जहां 100-100 किलोमीटर तक दूर ना हो, रोड ना हो, वहां आपको ये तारे ही बताएंगे कि किस दिशा में चलने पर आपको कौन सी पॉसिबिलिटी है कि कहां पहुंच सकते हैं। और लोग पहले वही करते थे, आज भी। ये जीपीएस अगर छोड़ दिया जाए तो जीपीएस अगर नहीं भी है तो अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजी या तारों की जो नॉलेज है उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और रही बात तारे क्यों ना गिने भाई, आज के दिन जो एस्ट्रोनॉमी से लेकर दूसरी सब चीजें हैं वो सारी की सारी यहीं से तो निकल के आ रही हैं। क्यों आप जुपिटर से लेकर मार्स से लेकर सब मिशंस के ऊपर अपनी तालियां बजा रहे होते हैं? क्या आप इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि हम लोग मार्स के ऊपर भी एफर्ट कर रहे हैं जाने की? और रही बात सोशल इश्यूज की या सोशल रिफॉर्म्स की, तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, सोशल रिफॉर्म्स दुनिया में किसी भी जगह पर अगर देखे गए हैं तो 2, 4, 10 दिन 20 दिन में नहीं हुए हैं। इन जैसे उतावले लोगों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सोशल रिफॉर्म्स कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। आगे आने वाले बहुत लंबी दूरी हमने तय कर ली है, आगे भी चलते रहेंगे तो दूरी तय होती रहेगी, सुधार होते रहेंगे, सुधार होते रहेंगे। जिस भावना की जरूरत है वो मेरे देश में है, जिस भावना की जरूरत है वो मेरे देश में है, जिन एफर्ट्स यानी प्रयासों की जरूरत है वो मेरे देशवासी कर रहे हैं। समस्याएं हैं, चलती रहेंगी। दुनिया के कौन से देश में समस्या नहीं है? अगर जिस अमेरिका के अंदर आप खड़े होकर देख रहे हैं उसके ट्रंप से तो हमारा प्रधानमंत्री लाख दर्जे अच्छा है और उसके बाइडन से तो और ज्यादा अच्छा है। ये रक्त पिपासु लोग, साले खून के प्यासे लोग दुनिया के अंदर आग लगाते फिरते हैं, वहां जाके तुम इनसे उम्मीद करते कोई अच्छा करेंगे? जिस तरीके से बिल क्लिंटन को अगर उठाकर देखा जाए तो दुनिया का कौन सा देश उजाड़ा? सूडान। जाके 1999 के अंदर बम्बार्डमेंट करी या नहीं करी? नया दुनिया का बैटल ग्राउंड बनाया नहीं बनाया? जॉर्ज डब्ल्यू बुश सबसे पहले किसको? अफगानिस्तान फूका। उसके बाद कौन फूका? इराक फूका। कैन यू इमेजिन? ये देशों के प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति हैं, जिनके सामने जाकर आप शिकायत कर रहे हैं और ये लोग उसके अंदर तालियां बजाते हैं कि हाँ हम इस दुनिया के विजेता हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बराक ओबामा कौन सा, देखो कितना अच्छा लगता है बराक ओबामा फैमिली के साथ घूमता हुआ, कुत्ते लेके घूमता हुआ या वाइफ के पीछे छतरी पकड़ के चलता हुआ। इस जैसे रक्त पिपासु ने क्या किया? इस जैसे रक्त पिपासु ने सीरिया जैसे देश को पूरे के पूरी तरीके से उजाड़ के रख दिया। और अरब स्प्रिंग नाम की जो स्प्रिंग 2013 के अंदर चली थी वो किसकी देन थी? इस बराक ओबामा की तो देन थी। जहां आप इनसे तालियां, पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ी मानसिकता आपकी है। पिछड़ी मानसिकता इसलिए है क्योंकि आप उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जिनको इतिहास के अंदर अंग्रेज पीठ थपथपा के कहते थे UXYZ, उसकी जाति का नाम लेके, UXYZ बॉय, वेरी ब्रेव, शूट। और तुम जैसे हरामखोर जिनको पता नहीं होता था और उन्हें अंग्रेजों की पीठ पे थपथपी ही सबसे बड़ी बात लगती थी, वो लोग जलियांवाला बाग का कांड कर देते थे। भाई जलियांवाला बाग के अंदर किसने गोलियां चलाई? पठान और गोरखा रेजिमेंट ने। हिंदुस्तानी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की वो जो थपकी मिलती थी ना, थपकी जो पैटिंग, उससे बड़ा खुशी होती थी इन्हें। आप उन्हीं लोगों में से दिखाई दे रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर थपथपी लेते हैं, उनसे तालियां बजवाते हैं। और जब वो तालियां बजाते तो लगता है कि आपने अपनी कमियां बताकर, आप नंगे होकर उनके सामने अपनी बात को रख पा रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी हैं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोध होता है। डेमोक्रेसी में विरोध होता है, विरोध देश के अंदर होता है। आप आंदोलन कीजिए, आवाज उठाइए। मैं भी सरकार के मुंह पे उसकी कमियां निकालने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं अपने देश के नाम को देश से बाहर गिरने नहीं दूंगा, यह पक्का है। वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि मैं कोई काम सही कर रहा हूं या गलत? वो सलाह दे सकते हैं, उसे निपटाना या उसको लागू करना वो मेरा काम है, मेरा अधिकार क्षेत्र है। और दुनिया की कोई भी ताकत मेरे अधिकार क्षेत्र से मुझे वंचित नहीं कर सकती।
तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आप प्लीज इस चीज को समझे। ये जो वीरदास है ये एक सस्ती वाहवाही बटोरने वाला एक व्यक्ति है जिसने और कुछ नहीं किया जीवन के अंदर। भाई लोगों को हंसाया, ठीक है, इंटेलेक्ट लेवल कमजोर है, उसको तारे गिनना अजीब लगता है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, और हो सकता है जानबूझकर इसे तालियां बटोरने के लिए क्या बोलना है क्या नहीं उसका ज्ञान है, और इसी ज्ञान के चलते ये व्यक्ति जो है दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जाकर भारत की बुराई कर रहा है। भारत के अंदर कमियां हैं, लेकिन मेरी कमी मेरे देश के सामने बताइए। अगर मेरी बुराई है तो मेरे मुंह पे कहो, मेरे पड़ोसी के मुंह पे नहीं, क्योंकि सुधारना मैंने है, पड़ोसी ने नहीं। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाएगा, फायदा उठाएगा। आपकी कमियां आपके मुंह पे बताई जानी चाहिए, और देश की कमी देश के अंदर डिस्कस की जानी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो कमियां हैं यहां बैठ के डिस्कस करते हैं, आंदोलन करते हैं, कोशिश करते हैं, तालियां बटोर के आप पैसे कमा लो, दुनिया के अंदर बदनाम कर दो, देश को क्या कंट्रीब्यूट किया तुमने। उसके बाद कहीं मैंने कमियां बता दी, कमी बताई तो सुधारने का क्या काम किया। कम से कम हम आवाज उठा रहे हैं देश के अंदर रहकर। किसी भी विदेशी से मेरी बात होती है तो हम उसकी तारीफ ही करते हैं, क्योंकि वो तो माइंडसेट लेके आया है कि वी आर द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, सपेरों का देश है। उसकी उस मानसिकता को बदलने का काम किसका है? हमारा। और तुम जैसे साले क्या करते हैं, बाहर जाके देश का नाम बदनाम करते हैं। कमियां हैं तो देश के अंदर बताओ, बाहर जाके भौंकने की जरूरत नहीं है। और जिन दोस्तों को ये वीडियो के अंदर जो भी शिकायत है, कुछ भी है, भाई मेरे देश की कमी मेरे देश के अंदर बताई जानी चाहिए, हम उसमें सुधार करेंगे, सुधारेंगे। सरकारों की ऐसी तैसी सरकारों से लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, उनकी कॉलर, नेताओं की कॉलर पकड़ के हमारी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे। लेकिन जो कमियां हैं वो हमें बताओ, और उसमें सुधार करने के लिए जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करो, बाहर जाके भौंकना बंद करो। धन्यवाद।